बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं मोहम्मद रज़ा नक्शबंदी और यह है दास्तान नगर, आपके ज़ौक़ लतीफ़ के हसीन तकाज़ों के ऐन मुताबिक। आइए काले जादू की पुरअसरार दास्तान की तरफ बढ़ते हैं। एक ऐसे नौजवान की दास्तान जिसे हिर्स, हवस और लालच ने काले जादू की ऐसे जाल में फंसा लिया कि उसका बाहर निकलना मुश्किल है। इससे पहले आप इस दास्तान की 5 किस्तें समाअत फरमा चुके हैं। आइए किस्त नंबर 6 की तरफ बढ़ते हैं। रोशनियों के दौड़ने की आवाज़ तेज़ हो गई। यूं लगता था जैसे इन्हें अंधेरे का खौफ हो और इससे वो जान बचाने के लिए पीछे भाग रही हो। फिर अंधेरा तमाम रोशनियों को खा गया और खिड़की से बाहर घोर तरीके के सिवा कुछ न रहा। मैंने इस अंधेरे से खौफजदा होकर आंखें बंद कर दी, लेकिन जो ही पलकें जुड़ी मेरे इख्तियार से बाहर हो गई। कोशिश के बावजूद आंखें न खुली। जहन ने सोचों की गिरफ्त से आज़ादी की जद्दोजहद की और इसके हुसूल में कामयाब हो गया। सारा बदन खुशगवार एहसास के साथ सो गया। सारा बदन खुशगवार एहसास के साथ सो गया और नींद की ये इनायत उस वक्त तक कायम रही जब तक उजाले के शहनशाह ने तारीकियों को मिलिया मेट न कर दिया। बाहर रोशनियां दौड़ रही थी और ट्रेन पटरियां बदल रही थी। आबादी के आसार नजर आ रहे थे। गालबन ट्रेन किसी स्टेशन से गुजर रही थी। लोग जाग रहे थे और मैं संभल कर बैठ गया। रात भर का सफर तय हो चुका था और मैं ना जाने कितनी दूर निकल आया था। बहुत कुछ पीछे रह गया था। क्या मेरी मुश्किलात का खात्मा हो सकता है? क्या मुझे एक पुरस्कूर जिंदगी दोबारा मिल सकती है? दिल ने खुद ही जवाब दे दिया, नामुमकिन है। मैं अपने गुनाहों की सजा पा रहा हूं। मैं फितरत से इनहिराफ का मुजरिम हूं। वो मनहूस साधु मेरा पीछा कहां छोड़ेगा? इसने मुझे सुकून की दुनिया से बहुत दूर ला फेंका है। मैं एक ऐसा मुजरिम हूं जो फांसी के तख्ते से उतर कर भागा है। न जाने कानून के रिखवालों ने मेरे फरार का क्या जवाज पैदा किया होगा, लेकिन ये एक सच है कि कानून चप्पे चप्पे पर मुझे तलाश कर रहा होगा। अपने घर वापस ना जाकर मैंने बेहतरीन फैसला किया था। वो लोग मेरी वजह से बदतरीन मुसीबतों का शिकार हो सकते थे। अब एक यही गम रहेगा कि मैं उनके दरमियान नहीं हूं। दफातन मुझे एक और ख्याल आया और मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मैं रेल में सफर कर रहा हूं, मेरे पास तो टिकट ही नहीं। रात तो खैर गुजर गई, लेकिन सुबह को टिकट चेकर जरूर आएगा। मेरे पास टिकट के लिए पैसे भी नहीं है। नतीजे में मुझे पुलिस के हवाले कर दिया जाएगा और वहां ये इंकिशाफ भी हो सकता है कि मैं दरअसल एक मफरूर मुजरिम हूं। पहले इस अंदाज में मैंने नहीं सोचा था, मगर अब इस ख्याल से दिल बैठने लगा। अब इसका क्या हल हो सकता है? सिर्फ एक, और वो ये कि मैं खुद ट्रेन छोड़ दूं। मगर कैसे? चलती ट्रेन से तो उतरा नहीं जा सकता। अफसोस, जल्दी कोई स्टेशन आ जाए। अभी सही तौर पर सुबह नहीं हुई है। स्टेशन से बाहर निकलने का मौका मिल जाएगा। जगह कोई भी हो, मुझे क्या लेना देना है? सर छुपाने का ठिकाना चाहिए। मैं उम्मीद भरी नजरों से बाहर देखने लगा। शायद कबूलियत का वक्त था। दुआ फौरन कबूल हो गई। बाहर इमारतों के आसार नजर आ रहे थे। कुछ देर के बाद ट्रेन की रफ्तार सुस्त होती महसूस हुई। स्टेशन आ गया। मैं उठ खड़ा हुआ, बेसब्री से ट्रेन के रुकने का इंतजार करने लगा। फिर आमलपुर का मुझे बोर्ड नजर आया। मुझे इस जगह के बारे में कुछ भी मालूम नहीं था। मेरे लिए क्या बुरा है। चुनाचे ट्रेन रुकी। मैं जल्दी से नीचे उतर गया। अभी प्लेटफार्म पर कदम रखे ही थे कि अकब से कोई मेरे पास आया। मुझे अपने शाने पर एक हाथ महसूस हुआ और मेरा रंग पीला हो गया। तभी एक सरगोशी उभरी। सरफराज। न जाने किस तरह गर्दन घूमी थी, लेकिन हालत बेहद खराब थी। आंखों के सामने एक चेहरा उभरा, पुरवकार निस्वानी चेहरा,
खातून की उम्र 45 साल के करीब होगी। आंखें गहरी स्याह और बड़ी बड़ी थी, रंग सफ़ेद। एक अजीब सा चेहरा था जिसे मैं देखता रह गया। मेरी कुव्वते गोयाई तो ख़त्म हो ही गई थी। खातून ने आगे बढ़कर मेरी कलाई पकड़ ली और बोली, सिर्फ मैं थी सरफराज जिसे पूरा यकीन था कि एक दिन तुम ज़रूर वापस आ जाओगे। मेरे बच्चे गलतियां भी मुआफ़ कर दी जाती हैं। अब्बा जान आ रहे हैं, हम लोग उन्हें स्टेशन पर लेने आए थे। देखो वो सारे लोग बाबा जान को उतार रहे हैं। खातून ने उंगली से एक फर्स्ट क्लास कंपार्टमेंट की तरफ इशारा करते हुए कहा, फिर बोली, इनमें से किसी को भी पता नहीं है कि हमें दोहरी खुशियां मिल रही हैं। खातून की आवाज़ रुंध गई। मुझ कमबख्त ने एक बार फिर उन्हें अपने बारे में कुछ बताना चाहा, लेकिन आवाज़ न जाने कहाँ गुम हो गई। खातून फिर बोली, आओ सरफराज, मेहरबानी करो, आओ। अब्बा जान बहुत ज़ाइफ हो गए हैं, बहुत दिनों के बाद आए हैं। वो सब तुम्हें देखेंगे तो हैरान रह जाएंगे। कुछ अंदाज ऐसा था उनका कि मेरे कदम खुद ब खुद उनके साथ आगे बढ़ गए। उन्होंने इस तरह मेरी कलाई पकड़ी हुई थी जैसे मैं भाग जाऊंगा, और फिर वो मुझे लिए हुए उस जगह पहुंच गई जहां सब एक बुजुर्ग को घेरे हुए थे और मुअम्मर बुजुर्ग एक एक के गले से लिपट रहे थे। फिर उन्होंने कहा, रेहाना, रेहाना कहाँ है? क्या वो नहीं आई? जवाब में मुअम्मर खातून आगे बढ़ी और उस वक़्त वो सब मेरी तरफ मतवज्जो हो गए। फिर एक नौजवान लड़की की चीखती हुई आवाज़ उभरी, अरे सरफराज भाई, सरफराज भाई। और उसके बाद वो सारे के सारे मुझ पर हमला आवर हो गए। मैं भला इन सब से कैसे मुकाबला कर सकता था? मेरा चेहरा उनकी गलतफहमी को रफा करने की कोशिश कर रहा था। अब भला कौन सुनने वाला था? एक अजीब हंगामा बपा हो गया। मुअम्मर बुजुर्ग भी आगे बढ़े। उन्होंने मेरे सामने खड़े होकर मेरा चेहरा गौर से देखा, फिर दोनों हाथ फैलाकर मुझे सीने से लगा लिया। तू सरफराज मियां, तुम आखिर आ ही गए। बहुत ही अच्छा फैसला किया है बेटे, बहुत ही अच्छा फैसला किया। मेरी अकल खोपड़ी से 2 फुट ऊंची हो चुकी थी। किसी की कोई बात जो समझ में आ रही हो, सारे के सारे एक ही सुर में बोल रहे थे। मुअम्मर खातून ने इन सब को रोकर बोली, ये स्टेशन पर हंगामा करने की ज़रूरत नहीं है, आओ घर चलें। चलो पहले घर चलते हैं। मगर ये सरफराज भाई, ये इसी ट्रेन से उतरे हैं, चलो। मुअम्मर खातून ने उस दूसरी लड़की के जवाब में कहा, जिन साहब को नाना जान कहा जा रहा था उन्हें तो सब भूल गए। मेरे ही घर झमघटा लग गया था। अजीब अजीब बातें की जा रही थी मेरे बारे में। सारे के सारे मुझे सरफराज समझ रहे थे। न जाने क्यों उन्हें इस कदर शदीद गलत फहमी हुई थी। लेकिन मेरे हक में फिल वक्त ये बहुत ही बेहतर था, क्योंकि इस गौल में मैं बासानी स्टेशन के गेट से बाहर निकल सकता था। टिकट चेकर भी लापरवाह सा आदमी था, उसने गिनती भी नहीं की। बहरहाल एक तरह से मुझे आर्जी तौर पर यह सहारा मिल गया था। बाहर आकर मैंने मुअम्मर खातून को अपने बारे में कुछ बताना चाहा, लेकिन मुअम्मर खातून ने अब मेरा हाथ छोड़ दिया था और उन बुजुर्ग से बातें करने लगी थी जो कहीं से आए थे। बाद में मैंने उन लड़कियों और उनके साथ मौजूद लड़कों को समझाना चाहा। सुनिए भाई साहब, मैंने एक नौजवान को मुखातिब किया और वो मुस्कुराकर मुझे देखने लगा और बोला, आपसे तो ऐसी कुश्तियाँ होगी कि पटखनियों पर पटखनियाँ दी जाएंगी। सरफराज भाई, आपने हम सबको जिंदा दरगोर कर दिया था। आप सोच भी नहीं सकते कि हम लोगों पर क्या गुजरी है। मैं कुछ कहना चाहता हूँ। अरे तो क्या यही कहेंगे, घर नहीं चलना है? सुनिए, आपको गलतफहमी हो रही है। मैं सरफराज नहीं हूँ, आपको बहुत बड़ी गलतफहमी हो रही है। बाद में आप मुझे मुर्दे इल्जाम न ठहराएं। सुना ना दिया, ये सरफराज नहीं है, इनकी तो ऐसी की तैसी, इन्हें तो 10 बार सरफराज बनना पड़ेगा। चलिए जल्दी से, शराफत से, वरना मैं लड़की बहुत बुरी हूँ। उस खूबसूरत सी लड़की ने बेतकल्फी से कहा और आस्तीनें चढ़ाने लगी। सब हंसने लगे थे। मैं ठंडी सांस भरकर खामोश हो गया।
वाकई सरे बाजार अपने आप की इस शिद्दत से तरदीद करना नुकसानदेह भी हो सकता था। बड़ी कीमती गाड़ी आई हुई थी। गौले बियाबानी इन गाड़ियों में भरने लगा। इसी लड़की ने, जिसका नाम नादिया लिया गया था, एक नौजवान से कहा, आपने इनके अल्फाज सुन लिए शाकर भाई, जरा होशियार रहें, बड़ा खतरा है। फिक्र ही ना करें, 400 मीटर तक तो मैं इन्हें आगे नहीं निकलने दूंगा। इसके बाद भी अगर ये दौड़ते रहे तो फिर देखा जाएगा। जिस शख्स को शाकर के नाम से पुकारा गया था उसने कहा, और एक बार सब फिर हंसने लगे। कोई मेरी बात सुनने को तैयार नहीं था। ऐसी शदीद गलतफहमी हुई थी उन्हें कि मैं खुद भी हैरान रह गया था। लेकिन इस गलतफहमी ने मुझे कोई खुशी नहीं दी थी। कोई दूसरा मौका होता तो अब मैं इतना गया गुजरा भी नहीं था कि इस गलतफहमी से लुत्फ अंदोज ना होता। लेकिन मुझ पर तो जिंदगी ही कठिन हो गई थी। मैं तो मुसीबतों का मारा हुआ था। भले इस माहौल से, इन अल्फाज से क्या लुत्फ अंदोज होता। बस दिल था कि मारे दर्द के फटा जा रहा था और जहन तरह तरह के ख्यालात का शिकार हो रहा था। गाड़ियां जिस इमारत में दाखिल हुई उसे देखकर मुझे अंदाजा हो गया कि निहायत खुशहाल लोग हैं और बड़ी अच्छी हैसियत के मालिक हैं। काश इन लोगों से वाकई कोई मेरा ताल्लुक होता। चाहता तो झूठ बोलकर उनके दरमियान अपने लिए जगह बना सकता था, लेकिन दिल ये गवारा नहीं कर रहा था और मैं झूठ बोलकर एक और गुनाह नहीं करना चाहता था। वैसे ही जिंदगी बुरी तरह गुनाहों के बोझ से दबी हुई थी और इसका पूरा सिला मैं भुगत रहा था। यहाँ पहुंचने के बाद तमाम लोग नीचे उतर गए। मुअम्मर खातून बुजुर्ग के साथ नीचे उतरी थी, लेकिन उनकी तवज्जो उन बुजुर्ग से ज्यादा मुझ पर थी। रुकी और मेरे करीब आने का इंतजार करने लगी। लड़के लड़कियों का गौल मुझे उनके पास ले गया। मुअम्मर खातून ने मेरा बाजू पकड़ते हुए कहा, क्या हुलिया बना लिया है तुमने अपना सरफराज? जिंदगी खोने पर तुले हुए थे। मैं जानती थी, मुझे यकीन था, मेरा दिल कहता था कि एक दिन तुम जरूर वापस आओगे। लेकिन बेटे, बड़ाई इसी में है। और फिर शायद तुम्हें इल्म ना हो कि वो ना रहे जिनसे तुम्हारा इख्तलाफ पैदा हो गया था। क्या तुम्हें इल्म है कि रहमान साहब का इंतकाल हो गया? मेरी गर्दन बिला वजह नफी में हिल गई थी। हाँ, हम सब बेसहारा हो गए हैं सरफराज, हम बेसहारा हो गए हैं। हमारे सर से साहिबान सिर गया है। और अब मुअम्मर खातून की आवाज़ गलोगीर हो गई। मुअम्मर बुजुर्ग ने भी मेरे करीब पहुंचकर कहा, चलो सरफराज भैया, तुम बेशक बड़े हो और अब तो तुम्हें इस खानदान की सरपरस्ती करनी है। बड़ी जिम्मेदारियां आयद हो गई हैं तुम पर। न जाने कहां कहां मारे फिरते रहे हो। हम सब लोग अंदर दाखिल हो गए। खातून ने एक लड़की को हुक्म दिया कि वो मेरा लिबास वगैरह तैयार करे और मुझे गुस्ल खाने में पहुंचा दे। मैं इस उस्ताद पर सख्त हैरान परेशान था, लेकिन क्या करता, आर्जी तौर पर हालात से समझौता करना पड़ा था। अलबत्ता मैं इन मासूम लोगों को मुनासिब मौका पर सूरत हाल से आगाह कर देने का फैसला कर चुका था, जो शायद शदीद किस्म की गलत फहमी का शिकार हो गए। लड़की मुझे साथ लिए एक वसी कमरे में पहुंची, जो ऐसी आराइशी चीजों से आरास्ता था जो मैंने होश के आलम में पहले कभी नहीं देखी थी। गुस्ल खाने की तरफ रुख करते हुए उसने कहा, जाइए और अब अपना होलिया दुरुस्त कीजिए। आपका लिबास मैं अभी तैयार किए देती हूँ, यहाँ बाहर स्टैंड पर मिल जाएगा। जाते हुए मैं दरवाज़ा बाहर से बंद कर दूंगी ताकि आप फरार होने की कोशिश ना करें। मैंने एक ठंडी सांस लेकर उसे देखा। बड़ी बड़ी रोशन आंखों वाली खूबसूरत लड़की थी, जिसके चेहरे पर शोखी और मासूमियत सजी हुई थी। फिर मैं बाथरूम में दाखिल हो गया। सफेद टाइलों से मुरस्सा बाथरूम था, जिसमें नहाने के नए नए सामान मौजूद थे। मुझे इन तमाम चीजों से लुत्फ अंदोज होने का हक नहीं था, लेकिन यहाँ भी तकदीर के इस फैसले पर शाकिर हो गया जो आर्जी तौर पर मेरे लिए किया गया था। दिल ये सोचकर कम अज कम मुतमईन था कि मैं इन लोगों को धोखा देने का इरादा नहीं रखता, बल्कि मैंने जिस हद तक मुमकिन हो सका इस बात की तरदीद की थी कि मैं सरफराज नहीं हूँ। गुस्ल किया, शेव का सामान मौजूद था। दिल चाहा शेव कर लूं, चुनाचे ये भी कर लिया मैंने। और जब मैं बाहर निकला तो मेरा लिबास रखा हुआ था।
یہ حیران کن بات تھی کہ یہ لباس بھی میرے جسم پر بالکل درست تھا، سلک کا کرتا اور سلک کا ہی پاجامہ، یہاں تک کہ جو سلیم شاہی جوتے میرے لیے رکھے گئے تھے وہ بھی میرے پیروں پر فٹ آ گئے تھے۔ اس حیران کن اتفاق پر ہنسی بھی آ رہی تھی۔ ہو سکتا ہے سرفراز بالکل میرے جیسا ہو، ورنہ اس قدر شدید غلط فہمی اور وہ بھی اتنے بہت سے افراد کو ممکن ہو ہی نہیں سکتی تھی۔ لیکن دل کے گوشوں میں ایک اور خوف کا تصور بھی ابھر رہا تھا، کہیں یہ بھی اس کم بخت منحوس شیطان کی چال نہ ہو، کہیں یہ بھی اس کم بخت منحوس شیطان کی چال نہ ہو جس نے مجھے اطلاع دی تھی کہ میں کہیں بھی سکھ کا سانس نہیں لے سکوں گا، بلکہ جہاں بھی جاؤں گا اس کی نحوست میرا تعاقب کرتی رہے گی۔ دل کو یہ سوچ کر سمجھایا کہ جو کچھ ہونا ہے وہ تو ہوگا ہی، اب اپنے طور پر مدافعت نہیں کر سکتا اور نہ ہی میرے اندر اتنی قوتیں چھپی ہوئی ہیں، چنانچہ اب خوف کے عالم میں مرنے کا کیا فائدہ۔ ہاں، اپنے طور پر میں کوئی ایسا کام نہیں کروں گا کہ جس سے میرا گناہ شدید سے شدید تر ہو جائے۔ جو کچھ کیا تھا اس کے صلے میں جو کچھ بھگت رہا تھا، اس سے زیادہ کی میرے اندر نہ تو طاقت تھی اور نہ ہی سکت تھی۔ اب تو میں کمرہ امتحان میں تھا اور اپنی تقدیر پر شاکر تھا۔ تھوڑی دیر کے بعد دروازہ کھلا اور باہر اچھے خاصے لوگ موجود تھے جو مجھے ڈرائنگ روم کی طرف لے چلے۔ ٹیبل پر ناشتے کا سامان موجود تھا اور کمرے میں تقریباً تمام ہی اہل خانہ موجود تھے۔ معمر خاتون مسلسل میری خاطرداری کر رہی تھی اور معمر بزرگ بھی۔ لڑکے لڑکیاں میرے اوپر ایک آدھ فکرہ چست کر دیتے تھے اور کمرے کا ماحول خوشگوار ہو جاتا تھا۔ خاتون نے کئی بار لڑکیوں اور لڑکوں کو ڈانٹ بھی پلائی کہ بہت زیادہ باتیں نہ کریں اور میرے مزاج کا خیال رکھیں۔ میں دل ہی دل میں ہنس رہا تھا کہ واہ، میں اور میرا مزاج۔ ابھی جب انہیں اس حقیقت کا یقین آ جائے گا کہ میں وہ نہیں ہوں جسے وہ سمجھ کر یہاں لائی ہیں تو مجھے دھکے دے کر یہاں سے نکال دیا جائے گا۔ دنیا کا یہی انداز ہے اور دنیا اسی انداز میں جیتی ہے۔ ناشتے کے بعد معمر خاتون نے کہا، ابا میاں اب مجھے اجازت دی تو میں تھوڑی دیر سرفراز سے باتیں کر لوں۔